नमस्कार, मैं आ गया हूँ आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मैं जानता हूँ कि मेरे आते ही आप पूरे परिवार के साथ तैयार होकर बैठ गए टेलीविजन सेट के सामने और अब कह रहे हैं कि भाई एक बार शैलेश जी के साथ मिलकर कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। हंसी का कोई आकार नहीं होता। आप जब भी हंसे बस इस तरह से हंसे कि सामने वाले की खुशी में शरीक हो जाए, इस तरह से न हंसे कि सामने वाले को बुरा लगे। जैसे एक दिन 1000 रुपए के नोट ने 1 रुपए के सिक्के से कहा कि यार तेरी क्या औकात है, तू कहाँ मैं कहाँ, मैं 1000 रुपए का नोट तू 1 रुपए का सिक्का। और देख आदमी बड़ा वही होता है जो ज्यादा बकबक न करे। जैसे मैं 1000 का नोट अगर मैं गिर जाऊं तो बिल्कुल आवाज नहीं करता, लेकिन तू 1 रुपए का सिक्का जब गिरता है तो कितनी आवाज करता है, क्योंकि तू हल्का है, छोटा है। सिक्का मुस्कुराया और कहने लगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बड़े हैं 1000 रुपए के नोट साहब, लेकिन मंदिर में जब भी चढ़ाए जाते हैं तब तक पूरे नहीं होते जब तक मैं आपसे मिल न जाऊं। न कोई आकार से छोटा होता है न कोई मूल्य से छोटा होता है। लेकिन आज यहां पे कई आकार प्रकार के कवि आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं उन्हें बुलाता हूं जिनका आकार आप देखना चाहते हैं। आइए जरा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फुल साइज की खूबसूरती के साथ आप सबका स्वागत है आप सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। एक मिनट ये खूबसूरती का साइज कैसे होता है? फुल साइज और हाफ साइज मतलब कैसे? ऐसे। ये खूबसूरती का साइज है तो लगभग बेवकूफी का साइज भी यही है। स्वागत है आपका इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। लेकिन हमारे ये जो कवि है अलग अलग ढंग से किस तरह से बात करने वाले जरा नजर डाल लेते हैं। आपको बताता हूँ, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है। अच्छा। और मुझे हिदायत देती है कि पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। बहुत अच्छे, बढ़िया है। जैसे ही हम कवि सम्मेलन के पंडाल में उत्पन्न हुए तो श्रोता हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देखकर बेहद प्रसन्न हुए। वाह क्या बात है। एक बोला अब ये तो पूरा डायनासोर है, दूसरा बोला लेकिन जुरासिक पार्क वाले से कमजोर। तभी एक आवाज आई, क्यों जी ये काम क्या कर पाता होगा? किसी ने उत्तर दिया, हाथी तोलने के काम आता होगा। हाथी तोलने के काम आता होगा। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। और सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ए मुझ पे क्या मरता है, जा मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। वाह 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 वाह। भूखे भेड़िए सा जो डिनर पर टूट पड़े, अच्छा, उसे अजनबी अनजान कवि मानिए। एक प्याली चाय से हो जिसकी थकन दूर, उसे मन मौजी मेहमान कवि मानिए। माइक पे आते ही जो पानी का गिलास मांगे, उसे साधु संत या सुजान कवि मानिए। टुल्लू हो के मंच पे जो गेंडे सा पसर जाए, उसे आप देश का महान कवि मानिए। आपने देखा होगा शैलेश जी, कई बार की शादी के समय क्या होता है, दूल्हा रिसेप्शन के समय पहले आकर बैठ जाता है, दुल्हन बाद में आती है। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि कोई बात नहीं, दूल्हा तो आके बैठ गया, दुल्हन भी आ रही है, माला पहनाएगी, लेकिन दुल्हन के साथ में 3-4 लड़कियां आ रही है, ये क्यों आ रही है, इनका क्या काम है? मैंने कहा देखो, जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही होती है, नक्शे में आसपास के खाली प्लॉट भी तो दिखाने पड़ते हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे जो आज हमारे साथ होंगे, हमारे 3 कवि मित्र जो करेंगे कुछ ऐसा कि जिनके लिए आप कहेंगे भाई इन्होंने कमाल कर दिया। हमारे साथ आज हमारे 3 तीसरा कहाँ गया? आप 2 ही, नागर जी और असीम जी 2 ही लोग बैठे, हमारे साथ एक तीसरे व्यक्ति भी आने वाले थे। नहीं यार, तो 2 ही है हम अभी। आप तो खुश हो रहे जैसे उनका पेमेंट भी हमको मिल जाएगा। असीम जी कहाँ गए वो दूसरे कवि जी? नहीं, मैंने देखे ही नहीं आते हुए। समझ में आया, ये भी चक्कर आकार का ही है। असीम जी जरा इधर से रखिए, आप इधर से रखिए। हाँ, ये देखो यार असीम जी, यार आप हद करते हैं यार।
आपको पता ही नहीं चला कि एक जिंदा आदमी आपके नीचे आ गया है। मैं इनका कभी से आका- चिल्ला रहा था हाँ। कि भाई साहब अलग हटिए, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, इन्होंने सुना ही नहीं। पर इन्होंने सुना ही नहीं। मुझे तो लगा आज अनारकला दीवार में जिंदा चुन गया। दोनों जब आप साथ में बैठे हैं तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि हद नहीं। बहुत 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 बढ़िया लग रहे हैं भाई। अनिल असीम, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। हाँ, इनकी भी देखिए कोई सीमा है। ये असीम है और जो पास में बैठे हैं वो तो है। और आप जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन नंदकिशोर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है शैलेश जी जी, कि ये 1000 का नोट है और मैं इनके पास 1 रुपए का 1 सिक्का रुपया हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये 1000 का नोट है और ये 1 रुपए का सिक्का है और पास में बिंदु लगा के यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए जिन्हें दक्षिणाएं लेनी है। मतलब ये दोनों ही आपको प्राप्त होने हैं। अशोक नागर जी भाई हमारे साथ हमारे तीनों कवि मित्र हैं जो आज यहाँ पे तहलका मचाने वाले हैं। मैं सबसे पहले किसे बुलाऊं? नंदकिशोर अकेला जी, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप आ जाएं, क्योंकि आप जिस पहाड़ के नीचे से निकल के आए हैं, आपका स्वास्थ्य कितनी देर ठीक रहे मैं भी नहीं जानता। इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो, आप जरा आ जाए भाई। नंदकिशोर अकेला जी, जरा जोरदार तालियां। दुबले पतले आदमी की बड़ी विचित्र समस्याएं होती है भाई साहब। कदम कदम पे खतरा रहता है, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है। अच्छा। और मुझे हिदायत देती है कि पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। बहुत अच्छे, बढ़िया है। तो उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब, करेक्ट। और चिंता करना भी चाहिए, आखिर मैं उसका पति हूँ। हाँ, हाँ, कैसा भी हूँ तो क्या हो गया। हाँ, उसकी मांग का सिंदूर हूँ मैं, ओहो, बॉस, हालांकि चुटकी भर हूँ। देखो, सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है। जी। और किसी को ऐसा पति मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि वो रोज मुट्ठा भर भर के माथे पे सिंदूर लगा। पर मेरी दुबली पतली काया की वजह से सब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं भाई साहब। जी। जहाँ भी जाता हूँ लोग हंसते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैं आपको बताऊं, पहले जवानी में मैं कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। ये अंजलि जी तो अभी भी देख रही है। अच्छा, तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। ओहो, वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहाँ भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी, अरे देख देख कैसा लड़का जा रहा है, सूखे गन्ने जैसा। तो ये जो मेरी काया देखकर सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए 2 पंक्ति कहता हूँ। जी। स्वागत है। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? ओहो, हाँ, मेरे को गुस्सा आता है, फिर मैं ऐसे ही बकता हूँ, अच्छा, और तो क्या कर सकता हूँ। बहुत अच्छे। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे गन्ने में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो। वो क्या है कि दुबले पतले आदमी को एक तो जोश बहुत आता है। बहुत। वो खली पहलवान को आपने देखा होगा, हाँ, बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। ये हंसने की बात नहीं है। देखो, उसका वजन है 220 किलो और मेरा वजन है 20 किलो 200 ग्राम। तो अब कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। है नहीं। बिल्कुल। आपको पता होगा एक इंटरनेशनल कुश्ती में खली एक पहलवान से हार गया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अपने देश के पहलवान को कोई विदेशी हरा दे, और वो भी मेरे होते हुए। इस घटना का ऐसा हुआ प्रभाव कि आओ देखा ना ताओ, मैं भी पहुंच गया इंटरनेशनल कुश्ती में। लड़ने नहीं, देखने। और वहां जाकर मैं भी दर्शकों के बीच में एक कुर्सी पर बैठ गया। सामने रिंग में एक पहलवान खड़ा खड़ा ललकार रहा था, पर कोई भी उससे लड़ने नहीं जा रहा था। अच्छा। जब बहुत देर हो गई तो दर्शक बोर हो गए, हंगामा करने लगे, कुर्सियां उठा उठा कर रिंग की तरफ फेंकने लगे। तो मेरे पड़ोस वाले दर्शक ने भी जोश में आकर एक कुर्सी उठाकर रिंग की तरफ फेंक दी। अब उसे पता ही नहीं था कि उस कुर्सी में मैं भी था। बहुत अच्छे। अब वो पहलवान भी मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। बोला, मच्छर तू यहाँ क्यों आया? मैंने कहा, यार आया कौन, मुझे तो यहाँ फेंका गया। वो बोला, चल तैयार हो जा लड़ने के लिए। अब मैंने भी कह दिया, तू भी तैयार हो जा जेल में सड़ने के लिए। ओहो, वो बोला, कैसे? मैंने कहा, ऐसे, तू मुझे हाथ भी लगाएगा तो मर्डर के केस में फंस जाएगा। बहुत अच्छे।
इतना कहकर मैंने उसकी गर्दन अपनी दोनों बाहों में जकड़ ली। दर्शक तालियां बजाने लगे कि वाह, इसने तो पहलवान की गर्दन पकड़ ली। पर भाई साहब, मैं तो उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, पहलवान तुझे जीतने के कितने डॉलर मिलेंगे यार? वो बोला 25,000। मैंने कहा अगर तू हार गया इस बार तो मैं तुझे डॉलर दूंगा 50,000। ओहो। तो वो अपना हित जान गया, मेरी बात तुरंत मान गया। फिर तो मैंने भी खूब घूंसे जमाए, अच्छा। खूब लातें चलाई। हालांकि ऐसा करने से चोटें तो मुझे ही आई। बहुत अच्छा। उसका क्या बिगड़ना था, वो तो पत्थर जैसा था। पर देश की इज्जत का सवाल था, खली की हार का बदला लेने का भी ख्याल था। इसलिए मैंने खूब घूंसे जमाए, खूब लातें चलाई और मारते मारते जब मैं हो गया अधमरा तो मेरी हालत देखकर वो पहलवान भी डरा। उसने सोचा ये यूं ही मारता रहा तो सचमुच मर जाएगा, मेरा पेमेंट भी डूब जाएगा, मुझे अंदर भी करवाएगा। तो वो बेचारा तुरंत नीचे गिरकर ढेर हो गया। मैं भी उसकी छाती पर चढ़कर शेर हो गया। दर्शक चकित हो गए, बोले इसने गजब करामात कर दी। और खुश होकर सबने मुझ पर डॉलरों की बरसात कर दी। हाय 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 हाय, क्या बात है। पर भाई साहब, यहीं खत्म नहीं हुआ ये किस्सा। शाम को होटल में आ गया मांगने वो अपना हिस्सा। मैंने कहा अरे तू पहलवान ही रहेगा या कभी अकल से भी काम लेगा? अरे रिंग में जो हुआ वो परिस्थितियों का दबाव था, वो तेरा दाव था और ये मेरा दाव था। भाई बहुत अच्छे। और मेरी अक्ल के इस दाव ने तेरी ताकत को धूल चटाई है। अरे अकल के दुश्मन, अकल ने तो हमेशा ही ताकत पर विजय पाई है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत। अरे भाई कमाल कर दिया नंद किशोर अकेला जी, आपने कमाल कर दिया, क्या बात है। और सबसे बड़ी चीज जो है, बहुत मुश्किल होता है स्वयं पे हंसना, लेकिन आपने खुद पे हंस के जो सारे जमाने को हंसाने का काम किया है, उससे बेहतर क्या हो सकता है। यही सच्ची इंसानियत है। नंद किशोर अकेला जी, क्या बात। लेकिन आपने अपना ये जो तखल्लुस है अकेला क्यों रखा हुआ है? दरअसल क्या है भाई साहब, मेरी पत्नी को भी मेरे नाम की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या है, महिलाएं आपस में बैठती है तो एक दूसरे को अपना परिचय देती है जी। बोले मेरे पति नागर जी हैं, एक बोलती मेरे पति वसीम हैं, तो मेरी पत्नी भी बोल देती है कि मेरे तो पति अकेला है। हाँ। तो सुनकर उन्हें औरतों को बहुत गुस्सा आता है। हाँ। कि अरे वावरी, तेरे अकेला है तो हमारे कोई दो दो चार चार है क्या? तब मैं उनसे बोला कि चाहे कोई भी नाराज हो जाए, मैं तेरा पति अकेला हूँ और अकेला ही रहूंगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। नंद किशोर जी की पत्नी कहती है कि हमारा पति अकेला है, तो अनिल जी की पत्नी कहती होगी अगर ये अकेला है तो ये तो बहुत सारे हैं। मतलब आपके भौगोलिक आकार प्रकार की वजह से मेंटेन कैसे होता है ये? भाई साहब, एक बार तो ये हुआ कि मैं बैठा हुआ खाना खा रहा था। मैंने साहब रोटी खाई, एक डॉक्टर उधर से जा रहा था, वो रोटी गिनने लगा। मैंने 20 रोटी खा ली, घड़ा उठाया, पानी पी लिया। डॉक्टर कहने लगा भाई ये क्या, तुम खाना खाने के बाद पानी पीते हो? तो मैंने कहा और क्या, खाना खाने के पहले पानी पीते हैं? बोले नहीं, बीच में पीते हैं। मैंने कहा लाओ भाई लाओ, 20 रोटी और ले आओ, हम पानी को बीच में करे ले रहे हैं। ऐसे मेंटेन कर रहा हूँ 40-40 खा के एक बार में। चलिए भाई, अनिल असीम जी ने ये जो वृत्त है, ये जो उदर है, ये बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम से मेंटेन किया है, और हम चाहते हैं कि ये जो मेंटेन किया हुआ उदर है, इसके कुछ राज हमें आके बताएं। तो अनिल असीम जी जो बहुत जोश के साथ कविताएं पढ़ते हैं और सारी दुनिया को हंसाते हैं, आइए बुलाते हैं उनसे। आइए अनिल असीम जी, आइए। जितनी कृपा भगवान की मुझ पे है, उतनी मेरी पत्नी पे भी है। मतलब आप ये मान के चलें कि दोनों पहिए ट्रैक्टर के ही हैं। अच्छा। इसलिए गाड़ी ठीक चल रही है। वेरी गुड। अब साहब हुआ क्या कि मैं एक कवि सम्मेलन में चला गया और घर पे चोर आ गया। पत्नी ने भाग के चोर को पकड़ लिया और उसके ऊपर बैठ गई। अब बेटे से बोली जा बेटे पुलिस को बुला ला। वो इधर उधर देखने लगा, बोले जल्दी जा, क्या कर रहा है? बोले मम्मी चप्पल नहीं देख रही, चप्पल देख रहा हूँ। चोर बोला भैया चप्पल मेरी ले जा, पर चला जल्दी जा। पहले मैं बिल्कुल नंद किशोर जी की जगह पतला तुबला शरीफ आदमी था। हुआ क्या कि जिस मोहल्ले में मैं रहता था, वहाँ सबने कुत्ते पाल रखे थे, तो शौक किया मैंने भी एक कुत्ता पाल लिया साहब। अच्छा, मैं तो पतला था ही, मेरा कुत्ता भी पतला। सारे मोहल्ले कुत्ते से भौंकते थे, कुत्ते की बड़ी बेइज्जती होती थी। अच्छा। मुझे बड़ा बुरा लगता था साहब। तो मैं कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब हमारा कुत्ता बहुत पतला है, हम इसे मोटा करना चाहते हैं। बोला जी हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये 2 गोली ले जाओ दे देना। तो डॉक्टर ने मुझे एक पाइप दिया,
बोले पाइप ले जाओ, गोली पाइप में रखना, कुत्ते के मुंह में पाइप लगाना, फूंक मार देना, गोली अंदर चली जाएंगी। अब भाई साहब इससे पहले कि मैं फूंक मारता, कुत्ते ने फूंक मार दी। तो जैसा मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारी टिप्पणियां मुझ पर होती हैं, जी, मैंने उन सारी टिप्पणियों को जोड़ा और एक ये प्रयोग किया कि एक कविता का रूप उन्हें दिया। जी सुनाए। आप मन में ये बात रखें कि मैं एक कवि सम्मेलन में गया और वहाँ लोगों ने देख के मुझे कुछ टिप्पणियाँ की। स्वागत है कि जैसे ही हम कवि सम्मेलन के पंडाल में उत्पन्न हुए तो श्रोता हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देखकर बेहद प्रसन्न हुए। एक बोला अब ये तो पूरा डायनासोर है, दूसरा बोला लेकिन जुरासिक पार्क वाले से कमजोर। तभी एक आवाज आई, क्यों जी ये काम क्या कर पाता होगा? किसी ने उत्तर दिया, हाथी तोलने के काम आता होगा। हाथी तोलने के काम आता होगा। इसी बीच एक श्रोता ने शंका जताई कि भगवान ही जाने आज कवि सम्मेलन कैसे हो पाएगा, इसके मंच पे चढ़ते ही मंच टूट नहीं जाएगा। हाँ। तो हमने उस श्रोता को अपने पास बुलाया, उसे बड़े प्यार से समझाया कि आराम से बैठो दोस्त, मंच नहीं टूटेगा, हम पूरी तसल्ली करके आए हैं। आयोजकों ने थोड़ी देर पहले इस मंच पे हमें एक रस्सी में बंधे हुए 24 हाथी बिठा के दिखाए हैं। ओहो। इस मंच के तख्ते भारतीय जनता की तरह सिर्फ थोड़ा सा चरमराते हैं, लेकिन बोझ कितना भी हो सारा सह जाते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। इसी बीच एक श्रोता एक बाल्टी में दूध लेकर आया, दूध, और हमारे फूले हुए पेट पर हाथ फेरता हुआ बोला, उस दिन तो हमें मौका ही नहीं मिल पाया, आज हम सबके सामने आपको दूध पिलाएंगे। और गणेश जी ने वास्तव में दूध पिया था, सबको दिखाएंगे। जी। हमने सोचा दूध पीते पीते आज हम निबट जाएंगे, क्योंकि अभी तो एक ही श्रोता दूध लाया है, इसका देखे देखे सारे श्रोता दूध लाएंगे। इतना दूध हम कैसे पचा पाएंगे, क्योंकि हम पत्थर के नहीं, चलते फिरते इंसान हैं, और फिर हम आदमी हैं, वो भगवान हैं। इनका क्या, ये तो भारतीय जनता के लोग हैं, इन्हें अंधविश्वास जैसे हजारों रोग हैं। ये धर्म के नाम पर दूध क्या, खून भी नालियों में बहा सकते हैं, और देवताओं की खातिर दूध मुँहे बच्चों को भूखा सुला सकते हैं। वाह वाह। यही सब सोचकर हम जान बचाकर भागने लगे, और जब भागने का रास्ता नहीं मिला तो मंच के चक्कर काटने लगे। अच्छा। हमें मंच के चक्कर काटता देख एक श्रोता बोला, अबे देख, सड़क कूदने का इंजन स्पोर्ट कार की तरह रेस लगा रहा है। दूसरा बोला, रेस वेस कुछ नहीं, ये इन सारे कवियों का बेवकूफ बना रहा। अच्छा। तू ही बता, कवि सम्मेलन के पंडाल में कोई रेस क्यों लगाएगा? इसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, ये किसी ना किसी कवि की चप्पल चुराएगा। ये सुनते ही हम बोले कि क्या बात करते हो दोस्त, क्या हम इन गरीब कवियों की चप्पल चुराएंगे? अगर चप्पल ही चुरानी है तो किसी मंदिर या मस्जिद में जाएंगे। वो बोला, वहाँ आपको जूते या चप्पल कहाँ मिल पाएंगे? असीम जी, जूते और चप्पल आजकल संसद और विधानसभाओं में चलाए जाते हैं। क्या बात है? मंदिर मस्जिदों में आतंकवादी पाए जाते हैं। वाह 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 वाह। मंदिर मस्जिदों में आतंकवादी पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वहाँ मत जाइएगा, वरना आपको भी मिलेंगे AK-47 के धमाके और नेताओं के नारे, क्योंकि आजकल पूजा के नहीं राजनीति के काम आते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। वाह वाह वाह। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। इसीलिए बेमतलब की बातों को छोड़िए, काम की बात पे आइए। इस फूले हुए पेट के लिए कौन सी चक्की का खाते हैं ये बताइए। हमने कहा कौन सी चक्की बताएं यार, हम तो भ्रष्टाचार की चक्की में पिसे हुए अभावों की रोटी खाते हैं, हमें खाने के लिए गेहूं, चावल, दाल और चना कहाँ मिल पाते हैं? क्या बात है। वो बोला, फिर क्या घास खाकर इस कदर फूल रहे हैं? हमने कहा आप शायद भूल रहे हैं कि घास तो आजकल कुछ खास किस्म के जानवर खाते हैं, जो बहुत सारी विधानसभाओं के आसपास पाए जाते हैं। क्या बात है। हमें तो तरह तरह के आश्वासनों की खिचड़ी खिलाई जाती है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिसे खिचड़ी सरकार चलाती है। क्या बात है भाई, बहुत जिसे अच्छे। खिचड़ी सरकार चलाती है। वो बोला, बेमतलब की बकवास मत झाड़िए, काम की बात पे आइए, कश्मीर समस्या पे कोई कविता सुनाइए। हम बोले, कश्मीर समस्या क्या, किसी समस्या पे कोई कविता नहीं सुनाएंगे, क्योंकि हम कविता सुनाएंगे, आप तालियां बजाएंगे। असली समस्या यही है दोस्त कि आप सिर्फ तालियां बजाते हैं, कर कुछ भी नहीं पाते हैं। इसीलिए हम सौगंध खाते हैं कि अब कविता हम तभी सुनाएंगे जब ये ताली बजाने वाले हाथ गद्दारों के गिरेबानों तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है अनिल जी भाई, वाह। आपकी कविताओं के अंदर हास्य की खनक के साथ जो व्यंग की धार थी वो बड़ी जोरदार थी। आपने अपने शरीर से कविताएं निकाली और अपने शरीर की कविताओं को
पूरे देश की समस्याओं तक जोड़ दिया। इससे बेहतर क्या हो सकता है। अनिल असीम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, वाह वाह। उन्होंने सुनाया वो अद्भुत है। लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति को हम बुलाते हैं जो जिंदगी के आसपास के छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन से हास्य पैदा करते हैं, जो निजी जिंदगी की बातचीत होती है और हमारे देशों में ग्रामीण अंचलों के अंदर किस तरह से बातचीत होती है, उसका जो एक अनूठा अंदाज है वो अशोक नागर के पास है। अशोक नागर अपनी जो ये शैली है, बातचीत की शैली, उस बातचीत की शैली में हमारे ग्रामीण जीवन को जिस तरह से जिंदा करते हैं, आइए देखते हैं अशोक नागर। ये इनकी कद काठी सब देख रहे, कितना खाते पीते होंगे। एक दिन मिल गए थे अंधेरी में, बोले आओ ना अगर वड़ा पाव खिलाएंगे। मैंने कहा रहने दो। अरे नहीं खिलाएंगे, नहीं माने। होटल में ले गए, इनने ऑर्डर दिया, बोले एक एक वड़ा पाव 2 जगह। 2 ही ने खाया। ये फिर बोले नागर वड़ा पाव तो खा लिए, पैसे तो है ही नहीं, होटल वाले को क्या बोलूं। मैंने कहा एक एक वड़ा पाव और बोल दो। मेरे को तो भाई साहब शैलेश जी ऐसा लगता है कि विधाता को भी टारगेट पूरा करना होगा तो सारी बला इन 2 ही पे टाल दी। जो गीली मिट्टी अकेला के ऊपर डालनी थी वो अनिल जी पे डाल दी। तो आप देखो कितने अच्छे बैठे हुए हैं। अपने सगाई वगाई होती है तो कितने अच्छे से पापा मम्मी बात करते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता सिस्टम। अच्छा, हमारे यहाँ तो शैलेश जी हाट बाजार में ही सगाई हो जाती जी। उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है चाय नाश्ते का। लड़के का बाप लड़के का बाप हाट में मिल गया, अब लड़के का बाप लड़की के बाप से बात कर रिया। आपकी लड़की होशियार तो है। इतनी होशियार तो इतनी है कि जब ये लुका छिपी खेलते हुए कोयले की खदान में छिपती थी तो इसकी माँ कोई नहीं दिखती थी। अब वो लड़के का बाप पूछ रिया, लड़की गोरी है कि काली? गोरी है, गांव की गोरी है। गांव की गोरी है। अब क्रोध आ जाए तो फिर काली तो है ही। अच्छा, लड़की की उम्र कितनी? डबल सरकारी। डबल सरकारी? डबल सरकारी बोले तो 36 की। अरे 36 तो वेट होगा, एज क्या है? नहीं वेट 96, एज 36। अब वो फिर बोला, बोले आप भूल रहे हैं भाई साहब, 36 कमर होगी, उम्र क्या है? नहीं कमर 56 है, उम्र 36। लड़के की साइज 4x4 की है। इतनी भारी है, क्या करती है? डाइटिंग यानी कि सुबह सुबह प्रातः काल घूमने जाती है। नहीं संध्या काल जाती है, पर हाँ प्रातः काल तक लौट आती है। प्रातः काल तक क्यों? क्योंकि पूजा पाठी है। अच्छा, लड़की का नेचर कैसा है? घर के सब लोग लड़की से प्यार तो करेंगे, इससे तो पशु पक्षी भी प्यार करते हैं। जब ये घर के पिछवाड़े बैठ के पढ़ती थी तो गिलहरी बबूल पे नहीं, इसी पे चढ़ती थी। हमारी भैंस मर गई तो उसका बच्चा माँ 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 कह के इसी के 4-5 चक्कर लगाता। और कन्या सेवा भावी तो इतनी है कि गांव में किसी को भी कोई भारी सामान उठाना हो तो बैलगाड़ी में रखवा के इसी को ले जाता है। मंडी में गेहूं के बोरे तोलना हो और बाट कम पड़े तब भी यही काम आती है। बस थोड़ी शर्माती है। कोई बात नहीं, मेरा मतलब था हमारा बड़ा परिवार है, सबको एक नजर से तो देखेगी। हमको भी एक ही नजर से देखती है, इसकी दूसरी दुकान बंद है। जब लड़के के बाप ने फिर पूछा, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बच्चों से प्यार करेगी? हाँ, तो इसके बच्चे भी अभी छोटे ही हैं। और व्यंग की पंक्तियां जिसके लिए आपको हंसाया जी। लड़की के बाप ने कहा कि सोच लो, जमाना खराब है, जैसी भी लड़की है शादी कर लो। पर लड़के का बाप बोला नहीं, बच्चों की माँ मेरे घर में हरगिज नहीं चलेगी। लड़की के बाप ने फिर समझाया कि एक बार और सोच लो, समय खराब है, आने वाली औलादें कुंवारी ही मरेगी। अगर भ्रूण हत्या और दहेज हत्या नहीं रुकी ना तो ऐसी लड़कियां भी नहीं मिलेगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ता हूं। अगर ये स्थितियां रही तो क्या होगा? स्वागत है कि हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, वाह। हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी, और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। क्या बात, बहुत। और ये 4 पंक्तियां सच्ची घटना पे और एक बेटी
में कितनी क्षमता होती है, मैं इन पंक्तियों से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी। 26 जनवरी 2010 की घटना, सुबह 7 बजे तमाम लड़कियां छोटे छोटे झंडे लेकर के प्लास्टिक के, कागज के और टेम्पो में चढ़ रही थी। उसी समय में उधर से निकला एक आखिरी लड़की, टेम्पो में चढ़ी और एक मन चले लड़के ने उसका दुपट्टा खींच लिया कांधे से। यह दृश्य मैंने देखा। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच हिंदुस्तान की उस बेटी ने जो मन चले लड़के को जवाब दिया, वो जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लिखने की जरूरत थी। हिंदुस्तान की बेटी का जवाब मन चले को देखिए आप। कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। और सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। ए मुझ पे क्या मरता है, जा मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। वाह वाह वाह। हिंदी हास्य कवि सम्मेलनों का इतिहास अधूरा है जब तक उसमें अल्हड़ बीकानेरी जी का नाम न हो। वाह वाह। एक ऐसे कवि जिनकी छंद शास्त्र पे इतनी अद्भुत पकड़ थी कि लोग उनसे सलाह लेने जाते थे, अपनी गजलों में इस्लाह कराते थे। वो अल्हड़ जी जब मंच पे पढ़ते थे तो सारा प्रांगण तालियों से गूंज उठता था। अल्हड़ जी यदि आज इस दुनिया में होते तो निश्चित तौर पे इस मंच पे होते। अब अल्हड़ जी को तो ईश्वर ने बुला लिया अपने पास, लेकिन हमारे पास छोड़ गए उनकी कविताएं। हम चाहते हैं अल्हड़ बीकानेरी जी के खूबसूरत अंदाज को हम जिंदा करें आपके बीच में, और उनकी कविताएं पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूं प्रवीण शुक्ल को। छंद, शिल्प और कथ्य का यदि इस देश में कोई एक संगम, एक तीर्थ स्थान हो सकता है तो वो निश्चित रूप से अल्हड़ बीकानेरी होते हैं। वो मेरे रोम रोम में रमे हुए हैं। कुछ देर के लिए ये मान लीजिए उनकी आत्मा मेरी आत्मा में प्रवेश कर रही है। मैं एक छंद के साथ बात शुरू करता हूं। स्वागत। उन्होंने 4 अलग अलग कवियों की अलग अलग पहचान बताई। देखिए वो पहचान क्या है। जी। कि भूखे भेड़िए सा जो डिनर पर टूट पड़े, अच्छा। उसे अजनबी अनजान कवि मानिए। एक प्याली चाय से हो जिसकी थकन दूर, उसे मन मौजी मेहमान कवि मानिए। माइक पे आते ही जो पानी का गिलास मांगे, उसे साधु संत या सुजान कवि मानिए। टुल्लू हो के मंच पे जो गेंडे सा पसर जाए, उसे आप देश का महान कवि मानिए। अल्हड़ जी देश के एकमात्र ऐसे हास्य कवि थे जिन्होंने अपने हास्य कविता में गीत के कई अंदाज को बांधा। वो शास्त्रीय गायन में भी कविताएं करते थे। उनका एक प्रसिद्ध गीत था, वोट मांगन निकले नेताजी। खास अंदाज में पढ़ते थे। और उनकी एक बड़ी मशहूर कविता जो मेरे ख्याल से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पे पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कव्वाली को हास्य कविता में ढाला। अगर वो ना सुनाई जाए तो फिर क्या बात है। और अल्हड़ जी मुझे याद आता है, प्रवीण तुमने याद दिला दिया, वो कहते थे, मत पूछिए फुर्सत की घड़ियां, वाह हम कैसे गुजारा करते हैं, होठों से छुआ कर मूंगफली, होठों से छुआ कर मूंगफली, माशूक पे मारा करते हैं, होठों से छुआ कर मूंगफली, माशूक पे मारा करते हैं। मारी थी जो हमने मूंगफली, वो उनके डियर डैडी को लगी। डैडी को लगी? क्या हुआ उसके बाद शैलेश भाई? छत पे बैठे थे लेके मूंगफली का थैला, आ गई सामने खिड़की पे हमारी लैला, हमने सोचा कि उसको कोई निशानी दे दे, अथले फूल को भरपूर जवानी दे दे, गुफ्तगू की नई तरकीब निकाली हमने, लेके एक मूंगफली उस पे उछाली हमने,
सामने। इससे पहले कि वो उस मूंगफली को लपके, उसके डैडी लिए बंदूक वहां आ टपके। उसके डैडी लिए बंदूक वहां दबके। फिर क्या हुआ? उनका पारा था जरूरत से चढ़ गया ज्यादा, अपनी बंदूक उठा हम पे निशाना साधा। खैरियत हमको लगी छत से खिसक जाने में, चुप गए जाके पड़ोसन के गुसल खाने में। मारी थी जो हमने मूंगफली, वो उनके डियर डैडी को लगी। अब देखिए उनके डैडी क्या हाल हमारा करते हैं। वो खोस चुरा के मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। थी मूंगफली भेजे का खलल, हो गई गुसल खाने में गजल। अब गुसल खाने में क्या गजल हुई? क्या कहते हैं? के सामने लाल छड़ी हो तो गजल होती है, जुल्फ गालों पे पड़ी हो तो गजल होती है। फेस को मोड़ के कॉलेज की हसीना कोई, बस की लाइन में खड़ी हो तो गजल होती है। 30 तारीख को पिक्चर के लिए जब मैडम एकदम जिद पे अड़ी हो तो गजल होती है। वो दिलों का जो खटोला नहीं बिछने देते, खाट ऐसों की खड़ी हो तो गजल होती है। और एक खास शेर सुनिए, क्या ऑब्जर्वेशन है अल्लड़ जी का। कहते हैं आगे, मुंह के अंदर होठ से मूंगफली के दाने, आग चिलगों पे गड़ी हो तो गजल होती है। आग चिलगों पे गड़ी हो तो गजल होती है। रात दिन होती रहे ठाठ से इनकम, लेकिन टैक्स भरने की घड़ी हो तो गजल होती है। टैक्स भरने की घड़ी हो तो गजल होती है। और ये खास शेर आपके लिए जो अल्लड़ जी कहते हैं, अपने दूल्हे से कोई शोख नवेली दुल्हन, अपने दूल्हे से कोई शोख नवेली दुल्हन, पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है। पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है। थी मूंगफली भेजे का खलल, हो गई गुसल खाने में गजल। तो हम ताजा गजल को साबुन के रैपर पे उतारा करते हैं, होठों से छुआ के मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। आफत है गुसल खाने की घुटन, कब होगा न जाने उनसे मिलन। और आप गुसल खाने का सात्विक दृश्य देखिए, ऐसा अल्लड़ जी कहते हैं कि लट के हैं, लट के हैं, वो लट के हैं, लट 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 के है पड़ोसन के कपड़े, हो लट के है पड़ोसन के कपड़े, हम उनको निहारा करते हैं। तो चुरा कर मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। ये अल्लड़ बीकानेरी जी थे। अल्लड़ जी अगर जीवित होते तो निश्चित तौर पे वाहवा क्या बात है कि मंच पे सम्मानित होने वाले प्रथम 1-2 कवियों में होते हैं। ईश्वर ने हमें ये मौका तो नहीं दिया, लेकिन हमें ये मौका जरूर दिया कि हम मरणोपरांत अल्लड़ जी को सम्मानित करें। हमारे बीच में है अल्लड़ बीकानेरी जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है उनका। अशोक जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शैलेश जी। मुझे याद है कि शायद अल्लड़ जी ने मुझे एक बार एक व्यक्तिगत बातचीत में जिक्र किया था कि एक कविता उन्होंने आपके एक अनुभव पे लिखी थी। वो क्या कविता थी? मेरी शादी के लिए लड़की वाले मुझे देखने के लिए आने वाले थे जी, और मैं गलती से किसी काम से उस समय घर पे नहीं था। अच्छा। पिताजी उस समय घर पे थे, तो जब वो दृश्य बना, घटनाक्रम बना। क्या घटना थी? सच्ची घटना है, मेरी सास ने उन्हीं को लड़का समझ लिया था। करके कोई बहाना हम दफ्तर से छुट्टी पा गए
और लड़के को देखने उसी दिन लड़की वाले आ गए। हाँ। लड़की की अम्मा ने हमसे पूछा रुककर एक पल, किस कॉलेज में प्यारे बेटे पढ़ते हो तुम आजकल? हाँ। हमने कहा श्रीमती जी किस चक्कर में आप हैं, लड़का कॉलेज गया हुआ है, हम लड़के के बाप हैं। चले जी, मेरा ये मानना है कि अल्हड़ जी का सम्मान हिंदी की हास्य व्यंग्य कविताओं का सम्मान। क्या बात है। हम आज अल्हड़ बीकानेर जी को सम्मानित कर रहे हैं। अशोक यहाँ खड़े हैं, हम अशोक जी को सम्मानित करना चाहते हैं और असल में अल्हड़ जी जहां भी हैं हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे और वहां ऊपर बैठ के कह रहे होंगे वाह वाह क्या बात है। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या। निश्चित तौर पे कवि कहीं भी रहे, चाहे वो इस धरा पे हो ना हो, छिप नहीं सकता और कविता की प्रतिभा तो कहीं नहीं छिपती। शायद इसीलिए वाह वाह क्या बात है ने सोचा कि कविता की प्रतिभाएं जहां भी हैं हम उन्हें ढूंढ के निकालेंगे और हमारे छुपे रुस्तम को बुलाएंगे। आज एक ऐसे छुपे रुस्तम को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जो राजस्थान के नागौर के डीडवाना कस्बे से हमारे बीच में छुपे रुस्तम आते हैं। नाम है जिनका अशोक सेवदा। सुनील जी, अगर आदमी जिंदा दिल हो और जिंदा दिली से किसी से बात करे तो कविता अपने आप निकलने लग जाती है। कल ही की एक घटना है, एक भिखारी मिला, बोले बाबूजी 20 रुपए दो, कॉफी पीऊंगा। मैंने कहा रे भिखारी होकर के कॉफी पीता है? उसने कहा योग गुरु ने चाय के लिए मना कर रखा, एसिडिटी हो जाती है। ऐसे ही विजन को लेकर के मैंने बहुत से लोगों से बात की और एक नई कविता निकाली है जी। कविता का टॉपिक है प्रेमिका। प्रेमिका। जब मुझे प्रेमिका टॉपिक मिला तो मैंने 4 अलग अलग व्यक्तियों से पूछा और एक कविता बनाई। सबसे पहले एक बुजुर्ग से पूछा, दादा प्रेमिका के बारे में कुछ बताओगे? वो बोले बको मत बदतमीज, जिंदगी भर पाक दामन रहा हूं, बुढ़ापे में ऐसी बातें करके बदनाम करवाओगे? जिस पत्नी ने सेवा की बुढ़ापे में उसी से पिटवाओगे। समझदार होने से पहले विवाहित हो गया, पत्नी ही प्रेमिका बनी, उसी के प्यार में खो गया, हर सुख दुख में उसी ने साथ दिया, अब उसी का साथ छुड़वाओगे? क्या बात है। बेटे सारे अपनी प्रेमिकाओं के साथ भाग गए, ऐसे में मेरी सेवा क्या तुम अपनी प्रेमिका से करवाओगे? बहुत अच्छे हैं। फिर एक नेताजी से पूछा प्रेमिका के बारे में क्या कहते हैं? वो बोले कुछ नहीं कहते हैं, चुप ही रहते हैं, ऐसे संवेदनशील विषयों पर सोच समझकर बयान देते हैं, आप चले जाइए, हम कुछ नहीं बताएंगे, बताया तो हमारे पारिवारिक संबंध बिगड़ जाएंगे, आप हमारी पत्नी को हमसे नाराज करवाएंगे, क्या मिलेगा आपको जब आप मेरे मुख से मेरी कुर्सी को मेरी प्रेमिका कहलवाएंगे? बहुत अच्छे हैं। फिर एक कॉलेज के विद्यार्थी से पूछा प्रेम के बारे में बताओ, कोई प्रेमिका हो तो सुनाओ। वो बोला 3 है। अच्छा। वो बोला 3 है, कोई एक चुन लो, वक्त कम है, अतः एक के बारे में सुन लो। मैंने कहा तुम धोखा दे रहे हो, अकेले 3 से प्रेम कर रहे हो? वो बोले कोई धोखा नहीं है, जैसा पाता हूँ वैसा ही दे रहा हूँ, उन लड़कियों के लिए मैं भी तो 3रे नंबर पर रह रहा हूँ। ऐसा सुनकर सोचा आज के प्रेमी प्रेमिकाओं को क्या हो गया, सच्चा प्यार तो 21वीं सदी की चमक दमक में कहीं खो गया। अंत में एक शिक्षक से पूछा, जो इस कविता का सार भी है, कि प्रेमिका के बारे में कुछ कहिए। वो बोले कुछ नहीं कहना, दूर ही रहिए। जोर देकर पूछा तो कहा प्रेमिका तो एक किताब होती है, कुछ अच्छी तो कुछ खराब होती है, पढ़ा सबको जा सकता है, कुछ से जिंदगी बनती है, कुछ से बर्बाद होती है। अच्छी प्रेमिका एक कम ही लोगों को मिलती है, बाकी सबके लिए तो ख्वाब होती है। 4 का हाल मैंने सुनाया, 5वें पर शैलेश जी आप हैं, आपकी कोई प्रेमिका हो तो बताओ, मेरी अधूरी कविता को पूरी करो। आपको एक घटना और बताता हूँ शैलेश जी। एक बार शादी ब्याह में जाने का मौका मिला तो एक आदमी ने मुझसे पूछ लिया कि ये शादी के समय अपने जो परंपरा है मांग भरने की, ये औरतें मांग क्यों भरती है? तो मैंने जवाब दिया ये इसलिए भरती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन दुल्हन के साथ में 3-4 लड़कियां आ रही है, ये क्यों आ रही है, इनका क्या काम है? मैंने कहा देखो, जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही होती है, नक्शे में आसपास के खाली प्लॉट भी तो दिखाने पड़ते हैं। बहुत अच्छे। तो मित्रों, ये थे अशोक सेवदा। और अशोक, निश्चित तौर पे आपने जो कविता सुनाई है, बहुत बहुत खूबसूरत कविताएं सुनाई। और अशोक, आज तो आप छुपे रुस्तम की ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, लेकिन कल आप जब लेके निकलेंगे तो हर आदमी आपको देख के कहेगा कि भाई ये तो उसी कार्यक्रम का छुपा रुस्तम है जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लिखता जरूर, कविता उसके जीवन में रहती है। बरोबर है। एक व्यक्ति ने आज मेरी आंखें खोल दी
जब वो मुझसे आके मिला। वो मुंबई में रिक्शा चलाता है, सुबह से शाम अपने परिवार का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाते हुए घूमता है, लेकिन डायरी लेके मेरे पास आता है कि सर ये मेरी कविता है, क्या आप इसे सुनवाएंगे? आइए हम मिलते हैं उस आम आदमी से जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। क्या बात। अपना नाम सबसे पहले बताएं। मेरा नाम दादा सोमा ताकपीर है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, तहसील बारसी है। मेरे गांव का नाम श्रीपत पिंपरी है। चले सर, प्लीज मेरी एक कविता है, वो आप भी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे शायद। सुनाइए। सुबह मैं जब घर से निकलता हूँ तो किसी को ना नहीं कहता, सभी को हाँ हाँ कहता हूँ। सायन से लेके मुलुंड तक और बांद्रा से लेके दहीसर तक बस चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही रात होने को आती है तो सभी को ना ना बस ना ही कहता हूँ। क्योंकि मैं रहता हूँ घाटकोपर में, वहाँ पे भी मेरा लोग करते हैं इंतज़ार। वो लोग कौन है वो भी सुनो। वहाँ किराए पे मेरा भी एक घर है, उसमें बसा वो मेरा भी एक परिवार है। परिवार में कुल हम लोग 4 हैं। सॉरी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सुनाते रहो। परिवार में हम कुल लोग 4 हैं, कौन कौन है बताओ? एक तो मैं हूँ, दूसरी मेरी धर्मपत्नी रोहिणी, और मेरी बड़ी बेटी संस्कृति है। संस्कृति जी। और चौथा मेरा लड़का संस्कार है। क्या बात है, वाह 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 वाह। यही तो मेरी जिंदगी है यारो, और यही तो मेरी संपत्ति है। ये लड़की और एक लड़का, यही तो मेरी जिंदगी है यारो, यही तो मेरा संसार है। संसार है, बस संसार है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आपने जिस ढंग से कविता सुनाई, और कविता पढ़ते वक्त जब आपके नेत्र सजल हो गए, मैं जानता था देश के नेत्र भी इस वक्त सजल हैं। यह है भारत, यह है हिंदुस्तान, यह है इस देश की सबसे बड़ी ताकत, जो सुबह से शाम सड़कों पे दौड़ता है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, वो किसी को ना नहीं कहता। लेकिन जब शाम को उसका नीड़ पुकारता है तो वो सबको ना कहने लगता है। उसे लौटना होता है उस जगह जहां उसकी पत्नी है, जहां उसकी बेटी है, जहां उसका बेटा है, जहां उसका संसार है। और यकीन मानिए, आप जैसे लोगों के घरों में ही संस्कृति जिंदा है, संस्कार जिंदा है। आपने हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा रखा है, आपने हिंदुस्तान के संस्कार को जिंदा रखा है। दादा सोमा ने सिर्फ कविता नहीं सुनाई है, हम सबको ये महसूस करा दिया है कि आखिर संस्कृति और संस्कार किस तरह से जिंदा रखे जाते हैं। आज सिर्फ इनके लिए नहीं, हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों के लिए कहते हैं, वाह वाह क्या बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।